अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और बात होगी NA 133 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से और जिस तरीके से नून लीग ने मैदान मार लिया है और PTI ने अपना किरायता इस्तेमाल किया। वोट के हवाले से जो बात की, पीपल्स पार्टी PTI के उम्मीदवार मैदान में अगर होता, क्योंकि उम्मीदवार ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान में नहीं उतारा, तो इंतखाबी सूरत हाल क्या होती। और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि NA 133 इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जो इतनी तगतो की है और जो वोटर्स का रुझान है वो किस तरफ रहा है। नून लीग इसको अपनी जीत गर्दान रही है और इसके साथ साथ जो सवालात सामने आ रहे हैं, फवाद चौधरी की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने है कि नून लीग और PP खाली मैदान में भी खेल नहीं जीत सके। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात पर उन्होंने ट्वीट की, कहा कि लाहौर के इंतखाबात में वोटिंग की शरह इंतहाई कम रही, जिससे साबित होता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में भी नहीं जीत सके। लेकिन बात ये भी सामने आती है कि क्या अवाम का सियासी जमातों पर से एतमाद उठ रहा है। और इसके साथ साथ जो दीगर जो मामलात है कि आखिर वजह क्या है कि अपोजिशन जो है वो अपना किरदार नहीं अदा कर पा रही। अपोजिशन के किरदार की भी जब बात आती है तो यही सवाल किया जाता है कि अपोजिशन के पास आखिरकार मुतबादल फ्रेमवर्क है क्या, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके तहत जो है अपना किरदार अदा कर सके अपोजिशन और एक ऐसा मुतबादल एक वे आउट दे सके आवाम को, जिसके बाद मसाइल हल हो सके। मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बसर साहब, आपको बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, शुरुआत करती हूँ आपसे, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। NA 133 में शाइस्ता परवेज मलिक ने ये सीट जीत ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सबसे पहले आपको मुबारकबाद दी कि ये नून लीग ने सीट जीती है, लेकिन जिस तरीके से ये वोटिंग सामने आई, गैर हतमी गैर नतीजे सामने आ रहे हैं, उसके साथ साथ तनकीद भी सामने आ रही है। फवाद चौधरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग खाली सीट पर खाली मैदान में भी उस तरह से नहीं खेल सके जिस तरह से उन्हें खेलना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं PMLN के सारे वर्कर्स जिन्होंने काविशें की हैं सिलेक्शन के अंदर और सारी जो हमारी टीम है उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमने साबित किया कि लाहौर जो है वो उसका दिल मुस्लिम लीग नून के साथ धड़कता है और अल्हम्दुलिल्लाह जो सीट हमारी थी वो हमने वापस ली और बड़े अरसे से ये सीट हमारे पास ही थी। देखिए, ये जो तंजिया है कि जी वोटर टर्नआउट ज़्यादा, तो ज़िमनी इलेक्शन में वैसे ही वोटर टर्नआउट जो है वो कम होता है और उसी तरह हुआ। दूसरा, PTI जब यहाँ से भाग गई अपना एक बचकाना सी गलती की वजह से, जो कि यकीन नहीं आता कि गलती थी, लगता है जान के की गई, ताकि वो एक जो शिकस्त उनके सामने जो नज़र आ रही थी उससे उन्होंने फरार हासिल किया और वो निकल गई। तो फिर ये इलेक्शन जो था ये वन वे इलेक्शन था। तो हमने इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह जो लड़ा उसके अंदर ऑब्वियसली इतना एंथुसियाज्म नहीं बनता इलेक्शन के अंदर जब आपका मुकाबला ना हो इतना कोई सब। तो वो उस वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे भी जो वोटर्स थे जो सबका ये ख्याल था कि ये वन वे सीट है और बड़े आराम से नून लीग जीत जाएगी। तो फिर वोटर इतना ज़्यादा जो है वो एक जीती हुई सीट के ऊपर इंथुसियाज्म के साथ वो पार्टिसिपेट नहीं करता और यही वजह है कि वोटर टर्नआउट कम था। अब जो ये सवाल है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा वोट किया, वाकई बड़ा अच्छा वोट किया, जो आवाज़ें जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड के हकायक हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ये इलेक्शन जो था ये PMLN वर्सेस बाकी सारी जमातें था। जिस तरह इनके जो पंजाब के जो तर्जुमान है उन्होंने भी कहा ये बुग़्ज़ नवाज को वोट पड़ा था। तो ये सारी जमातों और फिर यहाँ एक अंधाधुंध पैसा चला तो पीपल्स पार्टी ने चलाया और मैं समझता हूँ कि ये PMLN वर्सेस बाकी सारी जमातें था और पैसा था और हमने दोनों को शिकस्त दी और बड़े कम से भी शिकस्त दी। ठीक है, आपने कहा है कि दोनों को शिकस्त दी। पहले ये कहा जाता था कि PTI पैसा चलाती है, अब की बार पीपल्स पार्टी ने पैसा चलाया है, जिसके साथ आप लोग एक पेज और एक स्टेज पर होने की बात करती हैं। शौकत बसरा साहब, आप लोगों की जानिब से उम्मीदवार खड़ा ना करने की वही वजह है जो राना एहसान अफजल साहब ने बताई है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा ना कर सकी? इरम, पहली बात तो मुबारक हो मुस्लिम लीग नून को तो इलेक्शन जीते हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत ही अच्छे वोट लिए हैं। अब जहाँ तक PTI का मामला है, ज़ाहिर एक टेक्निकल इशू हुआ जिसकी वजह से हम ये इलेक्शन न लड़ पाए और हमारा वोटर इस बात से बहुत मायूस हुआ कि अगर PTI मैदान में होती तो डेफिनेटली ये जो बात कही जा रही है कि टर्नआउट बहुत कम हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि PTI मैदान में नहीं थी। PTI का वोटर जाहिर है वो निकला ही नहीं, उन्होंने वोट डाला नहीं है। और दूसरी बात मैं समझता हूँ, एक बात तुम जी बसर साहब आप मुझे सुन, इलेक्शन होता है वो ये है
कि बहुत कम वोट पड़े हैं इनके कैंडिडेट को, बहुत कम। यानी कि जो गढ़ समझा जाता था, जो कहते थे कि 5 बार हम यहाँ से जीते हैं और यहाँ पे क्लीन स्लेट होगी और यहाँ पे किसी सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, वहाँ पे अगर मैं समझता हूँ अगर पीटीआई मैदान में होती तो आप शायद रिजल्ट इस हल्के का बहुत डिफरेंट होता। और दूसरी बात, हम आज भी इनको यही कह रहे हैं कि देखें ना, ये दोनों पार्टियां अपोजिशन के आपस में लड़ रही थी और किस तरह के इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए, ये पैसे बांटे जा रहे हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है, नोटों की सियासत हो रही है। हम तो मैदान में ही नहीं थे, ये दो कारोबार कर रहे थे ये दोनों पार्टियां। आज भी हम इन दोनों पार्टियों को कहते हैं कि आए बैठे, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि 18 से 20% टर्न आउट रहा। ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा जहां पर आपका 50% भी वोटर बाहर निकल के अपनी राय नहीं देता। तो आप मुझे बताइए 18% बंदे का जो वोट लेके जाता है वो क्या नुमाइंदगी करेगा हल्के में जाके, और उसके क्या नेशनल असेंबली में क्या बात कर सकता है और किस तरह वो उनकी नुमाइंदगी करेगा जो हल्के के अंदर लोग मौजूद है। 70,000 वोट बड़े हैं इस दफा, इसके बावजूद इतना कम टर्न आउट। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को टेस्ट मैच में डाल दिया कि देखती हैं कि ये दोनों जमातें जो एक पेज और एक स्टेज की बात करती हैं, इन दोनों के दरमियान में मुकाबला जाते हम लोग जरा साइड पे होकर देखते हैं इन दोनों का मैच। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी तो नहीं अपनाई गई? ऐसी बात नहीं है, कभी भी ये नहीं होता कि जाहिर है इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और वाहिद फेडरेशन की अलामत है। हमसे टेक्निकल इशू हुआ और मैं समझता हूँ हमारे जो लोग कॉन्टेस्ट इलेक्शन कर रहे थे, ये उनकी तरफ से बहुत बड़ी ब्लंडर हुई है, गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलतान हुआ है कि टेक्निकल इशू की वजह से हम आउट हुए। अभी देखें ना, अभी इलेक्शन आ रहा है, खानेवाल में आ रहा है, वहाँ आपको पता चल जाएगा क्या सूरत होती है। इसी तरह एक मेरे अपने जिला बहावल नगर के अंदर एक सीट खाली हुई है जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वहाँ पे भी इलेक्शन आना है। कौन सा ये आखिरी इलेक्शन था, लेकिन इसकी जो बात मैं कहना चाहता हूँ जरा वो सुन लीजिए। राना साहब माशाल्लाह अपकमिंग यंग, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और हमारे बहुत ही प्यारे भाई के बेटे हैं। इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि राना साहब को अल्लाह ताला जो बुजुर्ग थे हमारे, उनको जन्नत में जगह दे। हमें आज भी एक दूसरे को नीचे दिखाने की बजाय आना चाहिए रिफॉर्म्स की तरफ। अब कब तक हम ये घिसे पिटे फिक्रे कहते रहेंगे, RTS बैठ गया, 45 फॉर्म बैठ गया, रगड़ा लग गया, वो उसने धांधली कर ली, उसने धांधला कर लिया। तो खुदारा इन बातों को छोड़ के हमें वोट करके, एक दोनों पार्टियां खास तौर पे नून लीग वोट को इज्जत की बात करती हैं, वोट के तकद्दस की बात करती हैं। तो मेरे भाई आप भी देख लें, हम तो मैदान में नहीं थे, किस तरह के इल्जामात लगाए हैं इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर। तो हम आज भी इनको कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठे, बेहतरीन जो हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं वो भी लेकर आए, ताकि हम एक तरक्की याफ्ता कौम की तरह, हम जमहूरियत कहने से नहीं आती, रवैये भी हमारे जमहूरी होने चाहिए, उसके लिए हमारी अटेम्प्ट भी नजर आनी चाहिए। आप आए तजावीज दें पार्लियामेंट के अंदर कि अगला इलेक्शन जो शौकत बसरा या नून लीग या पीपल्स पार्टी या राना साहब या कोई जमात भी ये ना कह सके कि ये RTS बैठ गया, ये ठप्पे लगे, ये नोटों की खरीदो फरोख्त हुई। हमें इसके ऊपर भी कानून बनाना चाहिए, कितना लो टर्नआउट हो तो इलेक्शन कैंसिल कर देना चाहिए, कालदम होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसके लिए हमें, चूंकि मुझे पता है हम लोग 4 इलेक्शन लड़के हैं, अभी राना साहब ने तो पहला इलेक्शन अल्लाह करे जब ये लड़ेंगे। मैं आपको इरम, मैं आप भी बताऊं, हमारे हलकों के अंदर कुछ नहीं ना, एक नेशनल असेंबली के अंदर 20,000 वोट डबल रजिस्टर्ड है। जो लोग फौत हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, देखिए वो कितने खुश नसीब हैं, तो ऊपर जाके भी नीचे वोट डाल रहे हैं वो। तो ये निज़ाम गंदा निज़ाम है, हमें इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है, हमें इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और इनको पता है इस बात का कि मशीन जो होती है वो डबल वोट नहीं डालने देगी, मशीन ठप्पा नहीं लगाने देगी, मशीन मुर्दों का वोट नहीं डालेगी, मशीन 5 बजे पोलिंग स्टेशन बंद होगा, 5:30 बजे रिजल्ट बाहर निकाल देगी। तो इसलिए इन चीज़ों को ये कहना तहरीक इंसाफ तो पहली बारी आई है, हमारा ये कॉल इनके, हमारा ग्राफ बहुत डाउन है, हम लोग अनपॉपुलर हो चुके हैं, हमारी सपोर्ट खत्म हो गई है। तो भाई कौन रिस्क लेता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने का? ठीक है, यही सवाल मैं करती हूँ कि कौन रिस्क लेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का।
राणा साहब, आपने बात की कि ये ऐसा जिमनी इलेक्शन नहीं था, इसमें वोटर टर्नआउट के हिसाब से आप नहीं कंपैरिजन कर सकते किसका ज्यादा था किसका कम था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मैदान में नहीं था। आपने भी तारीफ की, जैसे बड़े दिल से शौकत बसर साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अच्छे वोट लिए, आपने भी कहा पीपल्स पार्टी ने अच्छे वोट लिए हैं। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मैदान में ना होने की वजह से जो वोटर्स का रुझान रहा वो पीपल्स पार्टी की तरफ गया, जो उनकी सेकेंड चॉइस बनी पीटीआई के वोटर्स की, वो पीपल्स पार्टी रही, ना कि नून लीग। देखिए, फर्स्ट चॉइस तो नून लीग थी, तो नून लीग जीती है ना जी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कंफर्टेबली इलेक्शन जीता है, हमें कोई मुकाबला ज्यादा फील नहीं हुआ। दूसरा, पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में उसकी प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ 7 सीटें हैं इधर। ये बड़ा इन्होंने पीपल्स पार्टी ने सिलेक्शन को टारगेट किया कि इसके अंदर हम एक अगर अच्छा वोट ले लेंगे तो ऐसा साबित जाएगा कि पीपल्स पार्टी का कमबैक आ गया है पंजाब में। और इनके जो वुज़रा थे वो जो सिंध कैबिनेट के वो भी आके लाहौर बैठे रहे, कायरा साहब ने भी बड़ा काविश की, लेकिन इन्होंने जो हरबे इस्तेमाल किए वो पैसा जो है वो इन्होंने चलाया। और उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इनको कोई वाजिश जो है वो बहुत कोई अच्छी कोई जीत नहीं हुई, बड़ी अच्छी जीत से हम लोग जीते। और दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि ये एक PMLN वर्सेज ऑल पार्टीज का इलेक्शन था। तो ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ बसर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आने वाले में इलेक्शन आएगा और जो 2 ज़मीनी इलेक्शन और आ रहे हैं उसमें वाज़ेह हो जाएगा कि क्या किस तरह है। जब सारी जमातें, उसमें PTI भी शामिल होगी तो कहाँ सारी जमातें खड़ी होती हैं। मेन इशू ये था कि ये एक वन वे इलेक्शन था, उसमें कोई इतना कंपटीशन नहीं था। तो जब मुकाबला ना हो, लोगों को पता हो इलाके के लोगों को कि यार ये पार्टी जीतने वाली है, तो फिर लोग इतना जो है वो वोटर्स उसमें इंटरेस्ट नहीं, जैसे कि पता होता है कि ये वन वे इलेक्शन। तो मैं समझता हूँ ये मेजर रीजन थी। बाकी बस्ता साहब से मैं 100% एग्री करूंगा कि जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, उसके अंदर हमें बैठना चाहिए, लेकिन बस्ता साहब को हमें नहीं समझाना चाहिए। बस्ता साहब को मेरे ख्याल से अपने वजीर आजम के साथ जो है वो सिटिंग करने की ज़रूरत है और उनको समझाने की ज़रूरत है कि जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो तो उसमें वो बैठा करें अपोजिशन के साथ। जब कोरोना के ऊपर मीटिंग हो तो वो अपनी तकरीर करके ना निकल जाया करें, और तब उनको चाहिए कि वो अपोजिशन की बात सुने। और वो बस्ता साहब को चाहिए कि वो इमरान खान को समझाएं कि जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात जब शहबाज शरीफ साहब करें तो उनके साथ भी बैठें, आप वो करें। तो मैं बस्ता साहब की बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन समझाने की जरूरत उनको जो है इमरान खान को है, जो कहता है मैंने इनके साथ बैठना ही नहीं, मैंने इनके साथ बात ही नहीं करनी। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसा वजीर आजम इस वक्त मौजूद है जो इस काबिल ही नहीं है, जिसमें वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो एक मुल्क का जो है वो वजीर आजम बन सके। वो PTI का वजीर आजम बना बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि जमहूरियत के अंदर अपोजिशन का क्या किरदार होता है और किस तरह अपोजिशन को साथ लेके जाना होता है। तो ये चीज़ें बसरा साहब क्योंकि एक पुराने मंजे हुए सियासतदान है, वो ये चीज़ें समझते हैं और उन्होंने इनका जिक्र भी किया। तो मैं समझता हूँ कि बसरा साहब को ट्यूशन देनी चाहिए इमरान खान साहब। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि जो भी टर्नआउट रहा, जिस तरीके से भी जिस पार्टी को भी परसेंटेज ज्यादा हुआ, लेकिन नून लीग फिर भी जीती है। इसी तरीके से जो भी मामलात चल रही हैं अपोजिशन के या दीगर मामलात हैं, हुकूमत चल रही है, मुल्क को चलाया जा रहा है। बस साहब आप जवाब दे दें या कि ये राणा साहब के जितनी भी पॉइंट्स हैं कि ऑन बोर्ड लेने के हवाले से जो बात हमेशा से कही जाती है, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठना ही नहीं चाहते, ऑन बोर्ड लेना ही नहीं चाहते, अपोजिशन के साथ ही नहीं बात करना चाहते। बिल्कुल गलत बात है। देखें, अपोजिशन और हुकूमत गाड़ी के 2 पहिए हैं। अपोजिशन सिटिंग गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन की हैसियत से, उनकी अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। और फिर इतनी बड़ी अपोजिशन और इतनी स्ट्रांग अपोजिशन, मुझे बताइए इतनी स्ट्रांग अपोजिशन के होते हुए क्या हुकूमत कोई ऐसी लेजिस्लेशन कर सकती है जो इनकी मर्जी के खिलाफ हो? क्योंकि असल इशू क्या है कि आपस में एक दूसरे के साथ ये उलझे हुए हैं। अपोजिशन के खिलाफ साफ आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ। मैं कहता हूँ बाकी सब छोड़ दें, मैं माजी की अभी ये रिसेंट इलेक्शन हुआ है, क्या क्या इल्जाम इन्होंने नहीं लगाए एक दूसरे के ऊपर, इसको भी छोड़ दें। हम इससे फिर आगे चलते हैं। मैं इनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब से गवर्नमेंट आई है, पहले दिन आप लोगों ने कह दिया कि ये सिलेक्टेड है, हम इसके साथ काम नहीं करेंगे, इनको जाना है, सुबह गए शाम गए, इस्तीफे मुंह पे मारने हैं, दमादम मस्त कलंदर होना है। कहते रहे कि ठीक है, जमहूरियत में जलसा जुलूस लांग मार्च, छोटी करनी बड़ी करनी, थोड़े आपके इस्तीफे बड़े इस्तीफे,
कहाँ आए वो स्पीकर? अभी भी ये साफ सारा कुछ करें, हम इनके साथ हर टॉपिक पे बैठने के लिए तैयार हैं। हमें देखें, मैं फिर कहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत कुछ होता है, हंगामे भी होते हैं, वहां पर एहतजाज भी होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं, अभी नैब रिफॉर्म्स की मैं बात करता हूँ, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करता हूँ, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करता हूँ, बातें करने से तो बातें नहीं होती ना। हम लोगों ने तो अमली तौर पे कमेटीज के अंदर इनको एंगेज किया, स्पीकर साहब ने पार्टीज को एंगेज किया, पार्लियामानी पार्टीज को, इन्होंने क्या कहा, हम नहीं मान। ठीक है, मैं ये सवाल करती हूँ, जिस तरीके से राणा साहब जी बसरा साहब ने बात की है, राणा साहब कि ऑपोजिशन, आप लोगों के अब ऑपोजिशन के स्ट्रांग होने की बात की जा रही है। हमने माजी में अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफी अच्छी ऑपोजिशन का भी रोल निभाया। तब तक तो ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस खुर्शीद शाह साहब थे। आपकी अभी ऑपोजिशन का जो रोल चल रहा है उसमें एक बात अगर आती है, नारेबाजी की हद तक ठीक है, इक़्तिदार की हद तक ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो पूरे सिस्टम को ठीक कर सके, जिनके पास मुतबादल फ्रेमवर्क हो। आप लोगों के पास ऐसा है क्या? जब आप लोग एक सफ़े पर ही नहीं, आप लोगों की ऑपोजिशन ही मुनकसिम है, तो फिर आप लोग अवाम के लिए ऐसा क्या लेकर आएंगे जो सब कुछ बदल कर रख देंगे? इरम मैं एक बात कह दूं, राणा साहब आपसे 1 मिनट लूंगा मैं। देखिए, इन लोगों का चूंकि ये सब चूं का मरबा इकट्ठा हुआ है, इनका मकसद सिर्फ एक है, किसी ना किसी तरीके से इक़्तिदार लेना, हुकूमत हटाना। ये तो इनका इशू ही नहीं है कि हमने कोई रिफॉर्म्स करनी है, ये इनका इशू ही नहीं है हमने गरीबों के लिए काम करना है, हमने आवाम के लिए काम करना है। क्योंकि गरीबों के इतने हमदर्द होते तो ये भी इतने ही गरीब होते जितने आज लोग गरीब हैं। ये खुद तो अमीर से अमीर तर हैं, ये तो बल्कि गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए गरीबों का नाम भी लेते हैं और गरीबों के आंसू बढ़ाते हैं। उनके लिए मैं इनसे फिर कहूँगा, देखो खुदारा मुखलिस हो जाए, अपने आप के साथ भी, पार्लियामेंट के साथ भी, अवाम के साथ भी और मुल्क के साथ भी। अगर 4 साल आज आपने गुजार दिए हैं आपस में लड़ते लड़ाते, अपोजिशन ने, आज ही इकट्ठे हुए आप लोग। अब बसरा साहब मुझे भी मौका दे दें। बसरा साहब जो है देखें, अब वो यहाँ जो है वो गलती कर दी। देखें, अगर तो इनकी पार्टी के लोग गरीब हो रहे होते, अगर खुसरो मुख्तियार गरीब हो रहा होता, अगर अलीम खान गरीब हो रहा होता, अगर जो असद उमर गरीब हो रहा होता, अगर उमर अयूब गरीब हो रहा होता, अगर इमरान खान बनी गाला की अपनी जो है खुद अपनी उसको क्लियर करा लिया बनी गाला को, तो वहाँ बाकी जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। अगर इमरान खान गरीब हो रहा होता, वो तो हेलीकॉप्टर के सफर कर रहे हैं, मौजें मार रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन के साथ सफर करते हैं। तो हर किस्म की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपको बताती है कि इस मुल्क में करप्शन बढ़ रही है। फिर ऐसी बातें करते हुए बसरा साहब, मजाक लगता है कि अपने गिरबान में झाँक के देखें कि क्या हो रहा है। अगर बुजदार गरीब हो रहा होता, बुजदार तो अरबों खरबोपति बन चुके हैं। तो ये कहने का मतलब, ये बातें अच्छी नहीं लगती इस तरह के आप जो है वो आंखें बंद करके बातें करी जाए। अवाम का तो ये हुकूमत सोच ही नहीं रही। अवाम का सोच रही होती तो महंगाई जिस शरह के ऊपर आ चुकी है पूरे खित्ते के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई है। अगर अवाम का ये ख्याल करते तो इतने कर्जे लेते, अगर अवाम का ख्याल करते तो बिजली के नफ्स इस तरह बढ़ाते, पेट्रोल की कीमतें इस तरह बढ़ाते। तो अवाम का तो इन्होंने बड़ा जान के, वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने गरीब जो है वो मार के कम करने हैं, तो ये तो इनकी पॉलिसी है और लगता भी ऐसे ही है कि इसी पॉलिसी के ऊपर ये चल रहे हैं। देखिए, अब सवाल ये था कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट आपस में काम करे या ना करे। मेरा मौक़िफ़ ये आपके पास आया कि इमरान खान जो है वो वजह है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठे नहीं चलते। वो कहते हैं जी हम इनको कहते हैं और ये नहीं चलते। तो इसका जो फैसला है वो आप कर लें कि किसकी वजह से जो है इतनी पोलराइजेशन है इस मुल्क के अंदर, और किसकी वजह से जो है आज एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है ऑपोजिशन का और हुकूमत का। अभी इन्होंने 33 बिल जो पास कराए, ना उन पे इन्होंने डिबेट कराई, ना वो कमेटीज में गए, यानी कि इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया कि इतने बिल इतनी कम मुद्दत के अंदर पास कराए। तो ये तो इन्होंने तो जितनी तजरीब ये पार्लियामेंट की कर सकते हैं इन्होंने अपना रोल प्ले करे ना राना साहब, ऑपोजिशन अपना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करे। ये तो फिर पावर सिंपैथी स्ट्रगल है ऑपोजिशन की। अगर आप लोगों ने मेरा सवाल ले लें सर, ये तो पावर स्ट्रगल जो आपके सिंपैथी गेन करने के लिए, अगर आप लोगों ने वाकई अवाम का भला करना, फिर मिनी बजट रोक के दिखाएं। मिनी बजट के लिए आप अपनों फाल किरदार अदा करें। अगर आप वाकई अवाम को कोई रिलीफ दिलवाना चाहते हैं या अवाम के साथ आप लोग खड़े हैं, उनके मसाइल आप लोगों के सामने जो हैं वो आपको रुलाते हैं। देखिए, जो जमहूरी पार्लियामेंट होती है या जो पार्लियामानी जमहूरियत होती है, उसमें हमारा ऑपोजिशन का काम है कि वो असेंबली में प्रोटेस्ट करे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे,
मीडिया पे दे, अगर वो सड़कों पे निकल सकती है तो सड़कों पे निकले, तो वो हम सब काम कर रहे हैं। अब ऑपोजिशन का ये काम तो नहीं है कि हम ईंट पकड़ के इनका सर फाड़ दें। हम तो कह रहे हैं कि मिनी बजट जो है वो अवाम की और कमर तोड़ेगी। 350 अरब के इजाफी टैक्सेस आप जो है वो लगा रहे हैं, एग्जेम्पशन जो है वो टैक्स की विड्रॉ करके आप 50 अरब से करंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कम करें। आप पहले की तनख्वाहें दे रहे हैं एम्बेसियों के, जो स्कूलों में बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उनकी फीसें नहीं वो दे सकते। 5-6 एम्बेसियों के लेटर आ गए हैं, आप अभी 50 अरब से आप हुकूमती अखराजात जो है मिनी बजट में कम करेंगे, तो यहाँ तो भूखमंद जो है वो हुकूमत के अंदर ही आ गई है, तो अवाम का क्या बनेगा? 200 अरब रुपए की आप डेवलपमेंट कम करने जा रहे हैं। तो हम तो एक ऑपोजिशन का काम है कि हाईलाइट करें, इनके नकायस बताएं कि ये किस तरीके से बदतरीन मैनेजमेंट के साथ ये हुकूमत चला रहे हैं, और उसका मुतबादल दें। मुतबादल क्या है? हम कहते हैं कि ये इस्तीफा दें और ये अपने घरों को जाएं, जनरल इलेक्शन कराएं, क्योंकि अगर ये खुद बैठे रहेंगे तो ये आम आदमी को का जो है वो खून चूसी जा रहे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है राना साहब कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जो एक माहौल बनाना था, क्या वो वाकई माहौल बनाया अपोजिशन है या नाकाम रही है? क्योंकि आप लोग अपोजिशन आपस में हुकूमत से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन अपने इस्तीफों पर आप लोग दोनों पार्टीज जो हैं, बड़ी पार्टीज की अगर हम बात करें, मौलाना साहब तो इस चीज़ पर एग्री हैं कि इस्तीफा भी देंगे और जलसे भी करेंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तफाक राय ही नहीं हो पाता। अगर आप लोग सब इस्तीफों के ऊपर आ जाती हैं और असेंबली जो है तहलील हो जाती है, फिर आगे मामला तो और है ना, फिर आप लोगों को तो इनसे इस्तीफे मांगने की जरूरत ही नहीं रही। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये कि अगर हमने इस्तीफे देने हैं तो ऑपोजिशन जो है वो एक आवाज में अगर इस्तीफे देगी तो उसका फायदा होगा ना। अगर आधी ऑपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी, आधी दे देंगे, फिर तो हुकूमत कहेगी आधी ऑपोजिशन ने तो इस्तीफे नहीं दिए। कंसेंसस तो आपने आपस में डेवलप कर रही है, पाकिस्तान तरीके साथ हुकूमत तो नहीं आप लोगों के कंसेंसस डेवलप कर पाएगी ना? नहीं, वो कंसेंसस हमने डेवलप करना है, लेकिन अब उसके अंदर अब पीपल्स पार्टी नहीं मानती इस्तीफों पे, तो हम उनका क्या कर सकते हैं? उनका बाजू तो नहीं मोड़ सकते, उनसे यही कह सकते हैं, दलाई भी दे सकते हैं कि भाई आप इस्तीफे दें। तो उस वजह से इस्तीफों का मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि अभी की जो अपोजिशन है, अभी जो अपोजिशन चल रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में, तब्दीली सरकार में, जो अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, अपोजिशन आपस में मुनकसिम है और सिर्फ एहतजाज और असम्बली में प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई और हल नहीं है, या मीडिया पे आके बोलने के अलावा उनके पास कोई और हल नहीं है अवाम के मसाइल के हल। देखिए, अब असल में हकायक ये कि हम अभी आज पीडीएम का फैसला होना है। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च के ऊपर जो है वो एक फाइनल फैसला हो जाए कि कब होनी है, और हम प्रेशर इस हुकूमत पे बिल्ड करेंगे। लेकिन जो पार्लियामानी जमहूरियत होती है उसमें जब आपके पास नंबर्स पूरे ना हो तो आपके पास यही हल है कि आप एहतजाज करें, इनके हकायक इनको एक्सपोज करें, आप असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट करें, कमेटीज में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप और इससे ज़्यादा एक पार्लियामानी जमहूरियत में नहीं कर सकते। प्रेशर बिल्डिंग के लिए आप सड़कों पे निकलें, जलसे करें और लॉन्ग मार्च की तरफ चले जाएं। यही सोल्यूशन है और ये हम सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए राना साहब, पीडीएम के जो फौरी इंतखाबात के मुतालबा जो वक्तन फवक्तन सामने आता है, कितनी जान है इसमें? आपको क्या लगता है ग्राउंड रियलिटीज को अगर आप मद्देनजर रख के बात करें? राना साहब जी देखिए, मैं समझता हूँ कि देखिए जो अभी हालात हैं, मिसाल के तौर पे अभी जो करंट अकाउंट डेफिसिट होने जा रहा है, जो फिस्कल डेफिसिट होने जा रहा है, जो आईएमएफ को इन्होंने जो स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया है, जो जिस तरह का ये सऊदी लोन लेके आए, जिन शराइत के ऊपर लेके आए, हर ये जो मामला है ये गवाही दे रहा है कि मुल्क जो है उसको ये और मुश्किलात में फंसा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इनको एक इखलाकी तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए इमरान खान साहब को, क्योंकि ये अब सिर्फ अपना वक्त पूरा कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए भला नहीं कर रहे। तो हम उसके ऊपर हम प्रेशर बिल्ड करेंगे और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हुकूमत से काफ़ी प्रेशर हो जाएगा। आने वाले दिनों में हुकूमत पे प्रेशर के हवाले से जब बात की जाती है तो ये भी बात की जाती है कि अपोजिशन जो है वो जिस तरीके से रोल की बात की जाती है, इमरान खान से बेहतर अपोजिशन शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अगर हम अपोजिशन के मुनक़सिम होने की बात की जाती है तो नून लीग और सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं की जाती। नून लीग के अंदर भी अपनी अंदर तकसीम है, जिसके हवाले से बारहा दफ़ा आवाज़ बुलंद की जाती रही, आप लोगों से पूछा जाता रहा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डिनाई भी किया गया, कहीं एक्सेप्ट भी किया गया और कहीं अंदर पार्टी से आवाज़ें भी ज़रूर निकली। देखिए, जो पीटीआई की ऑपोजिशन थी वो तो अब चीज़ें जो उसके जो मामला हैं, जो हकायक है, वो तो अवाम के सामने अब आ गए हैं कि किस तरीके से उस धरने के अंदर कुछ खुफिया हाथ जो थे वो मुलव्वस थे और उन्होंने इनको शय दी हुई थी और
पूरी ये एक प्लानिंग के तहत जो है इनको लाने की काविश थी। तो वरना तो वो धरना फ्लॉप था, और वहाँ आप देखें कि वही मीडिया जो है उस धरने को खाली सीटों को दिखाया नहीं जाता था, स्टेज की तरफ कैमरा होता था और 24 घंटे जो है वो बीसीओ चैनल्स के ऊपर इमरान खान की तकरीर और जो उनके जो सारे मामला हैं वो लाइव दिखाए जाते थे कि बाकी मुल्क के अंदर कोई अहम काम नहीं हो रहा था, वही कुछ था। तो वो एक बड़ी प्लानिंग थी। अब जो ऑपोजिशन अपनी कार्रवाई कर रही है वो रॉ कर रही है, किसी ने उनको उंगली नहीं पकड़ाई हुई, किसी की वो खुफिया हाथ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और हम अपनी काविशें एक इंडिपेंडेंट ऑपोजिशन की तरह कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि यही हल है, यही सोल्यूशन है कि हम खुफिया हाथ से दूर ही रहें और एक जमहूरियत के दायरे में रहते हुए अपनी काविशें करें। और हमने 2018 के इलेक्शन से पहले भी खुफिया हाथों के तहत ही हुकूमत और अपोजिशन के किरदार चलते रहे। हम तो देखें, हम तो मुशर्रफ के एहतसाब के ऊपर इलेक्शन लड़के आए थे 2013 में, तो हम तो जो है कोई खुफिया हाथ नहीं थे हमारे साथ, हम तो जो है वो एक डसे हुए आए थे मुशर्रफ पे, तो हम तो अपने मेरिट के ऊपर जीत के आए थे। ये तो तकलीफ ही तब हुई जब क्या कहते हैं उनको समझ आ गई एस्टेब्लिशमेंट को कि ये जो दोनों जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, अब ये हमारी बात में या हमारे कहने में नहीं, और ये जमहूरियत के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो है हुकूमतें चलाना चाहती है। तो तभी तीसरी जमात को जो है वो उसमें हवा भरी गई, उसको जिंदा किया गया, उनको उनकी जो है वो उंगली पकड़ी गई, उनको खड़ा किया गया। तो ये तो सब मेरे ख्याल से अब ये चीजें बड़ी क्लियर है। ठीक है, कंफ्यूजन फिर भी अभी क्लियर नहीं है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, अवाम के जहन में बहुत से सवालात हैं। हम ये देखती हैं कि अगर 2018 के इलेक्शन की बात की जाती है, खुफिया हाथों की बात की जाती है, वहाँ पे अपोजिशन के किरदार की बात की जाती थी, बहुत तनकीद की जाती थी, इंतखाबात की बात की जाती थी, धांधली की बात की जाती थी। अब अगर नून लीग जीतती है या नून लीग के अपोजिशन के किरदार है, नून लीग रॉ फॉर्म में चल रही है, नून लीग जीतती है तो नून लीग को अवाम का सपोर्ट हासिल है, नून लीग के साथ किसी की सपोर्ट नहीं है, नून लीग का अपोजिशन का जो किरदार है वो भी ठीक है। मामलात अगर जमातों के अपने हक में, अपने फेवर में रहे तो सब ठीक है, सब अच्छा है की रिपोर्ट है, लेकिन जब अपने फेवर में, अपने हक में ना रहें तो तब तनकीद होती है। तो ये सियासत का जो वतीरा है ये कब तक चलता रहेगा? आप लोग अगर इक़्तिदार में आ जाती हैं तो दूसरी जमातें यही राग अपना शुरू हो जाएंगी, और दूसरी जमातें आती हैं तो आप लोग यही बातें करती हैं, तो फिर ऐसे तो अवाम कंफ्यूजन का शिकार रहेगी ना। देखें, अभी हम लोग इलेक्शन जीते हैं ना लाहौर का, हम तो जीत गए इलेक्शन, हम तो फाते हैं, वी हैव हमने तो जो हमारा टारगेट था हमने अचीव कर दिया। लेकिन हम अभी भी तनकीद कर रहे हैं कि वोट बाइंग हुई, पैसा चला, तो ये हम हारे तो नहीं है कि हार के हम तनकीद कर रहे हैं, हम तो जीत के भी तनकीद कर रहे हैं कि ये जो इश्यूज हैं ये नहीं होने चाहिए, और हम एक प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। अब जब क्या कहते हैं, अब हमने हमेशा जो है वो मेरिट के ऊपर स्टैंड दिया है, और हम समझते हैं कि हमने मेरिट से हटके कभी बात नहीं की। लेकिन जब देखें, ये जो है ना आंच मचोदी का खेल होता है कि जब हुकूमत को, अभी आपके सामने था एक बड़ा एक इंसिडेंट हुआ कि EVM के ऊपर जब वोटिंग थी, जो MQM और जो PMLQ थी, उनको बड़े शदीद एतराज़ात से नुमाइंदे से उन्होंने टीवी पे आके बड़े बरहमला कहा कि जो है हमें कोई दिखाया नहीं गया कि ये किस तरह की मशीनें होंगी, हमें इन पे यकीन नहीं है। बल्कि जो IT के मिनिस्टर हैं MQM के, उनके साथ में एक प्रोग्राम कर रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा इसकी सिक्योरिटी, इसका सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज होगा, इसका कोड किसके पास होगा, ये जुमे की बात है, और गालबन मेरे ख्याल से पीर या मंगल को जो है वो बिल पास हो गया। तो उस दौरान में ना उन्होंने कोई इनकी ये तहफ़्फ़ुज़ात क्लियर किए, ना कोई मीटिंग हुई आपस में, ना कोई और मामला हुआ, कोई पूरे साथ टेलीफोन कॉल्स आई, और एकदम से MQM और PMLQ जो एक दिन पहले तक TV के ऊपर तनकीद करी थी, सारे माने हुए थे, और सारों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ऑटोमेटिकली दूर हो गए थे। तो ये मुल्क के कॉल्स नून लीग को नहीं आती, आप लोगों को नहीं आती ऐसी कोई पुरस्कार कॉल्स आप लोगों को मनाने के लिए, आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों के दूर करने के लिए? ये सिर्फ हुकूमत के इत्तेहादियों को ही आती हैं। देखिए, अब ये एक हकीकत है कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जो मुल्क को कम तरीन महंगाई की शरह पे ला के खड़ा किया और 5.8 की ग्रोथ की, उसको जो है निकालने की साजिश की गई। वो ऑडियोज और जो जितनी भी जो वीडियोज हैं वो उसकी गवाही देती हैं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बातें उसकी गवाही देती हैं। एक को जो है एक वज़ीर आज़म को गिराया गया, और एक ऐसा वज़ीर आज़म है जिससे मुल्क नहीं चलता, जिससे रेलवे नहीं चलती, जिससे PIA नहीं चलती, जिससे मीशत नहीं चलती, जिससे महंगाई नहीं काबू आती, जिससे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती।
उसको जो है वो बेसाखियां हाथ में थमाए, उसको पूरी सपोर्ट की जाती है कि किसी तरीके से ये सर्वाइव कर जाए। तो ये तो अवाम देख रही है कि ये मुल्क कैसे चल रहा है। आप किसी बच्चे से पूछें सड़कों पे चलते हुए कि ये इमरान खान जो है वो क्यों अभी तक वजीर आजम है, तो वो आपको बता देंगे कि क्या वजह क्या है। जिस तरीके से आपने कहा है कि ये मुल्क किसी भी सेक्टर में नहीं चल पा रहा, और अगर इस मुल्क की बागडोर किसी और जमात के हाथ में आती, किसी और पार्टी के पास जाती है, तो इसको कैसे चलाया जाएगा। ये हमेशा की तरह यही कहा जाएगा कि माजी की जो गवर्नमेंट है वो इस हद तक नुकसान पहुंचा के गई है, इसको ओवर करने में ऑलमोस्ट 5 साल लगेंगे, जो कि उनका एक मुद्दत होगी, इक़्तिदार की मुद्दत होगी। बहुत शुक्रिया अरारे साहब, अफसर साहब, अख्तर तरीके से शौकत बसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये इक़्तिदार के जो मामला है, पाकिस्तानी की सियासत जो है वो उलझती जा रही है, दिन ब दिन उलझती जा रही है। हुकूमती मामला भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होते जा रहे हैं। आवाम जो मिनी बजट के बम का इंतजार कर रही है वो ये देखना चाह रही है कि अब ऐसा क्या नया बम गिराया जाएगा आवाम के ऊपर कि उनकी सख्त जो बची कुची सख्त है क्या वो भी खत्म हो जाएगी। और अपोजिशन जो है वो आवाम के इन्हीं मसाइल को लेकर सड़कों पर आना चाह रही है। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बातें की जा रही है, वो किस हद तक अपने मामलात को लेकर इकट्ठे होने के हवाले से क्या तय कर सकेगी कि इकट्ठे होकर आवाम के मसाइल को हल करना है, ये देखना भी बाकी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेहमान मौजूद है। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।